नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी दूसरी क्लास में प्राचीन भारत की। कल हमने प्राचीन भारत के बारे में सिलेबस की जानकारी ली और आज हम थोड़ा ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करते हुए आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोत, किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोतों से वो लिया गया है। ऐतिहासिक स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें अभिलेख, देखेंगे, सिक्के देखेंगे, किस काल में किस तरह के सिक्के थे, सोने के थे, चांदी के थे, कांसे के सिक्के थे, कुछ स्मारक और भवन, स्मारक कैसे थे, भवनों का निर्माण कैसा हुआ, किस तरह की वहाँ पे कला हमें देखने को मिलती है। कुछ मूर्तियों के बारे में हम बात करेंगे कि मूर्ति कला किस तरीके की थी और किस तरीके का शिल्प मूर्ति बनाने में यूज किया गया था। और कहीं कहीं हम चित्रकला की भी बातें करेंगे, चित्रकला की भी बात हम करेंगे। जबकि ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर हमने पुरातात्विक स्रोत में देखा अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला। वहीं पे साहित्यिक स्रोतों के अंदर हम दो चीज़ों को लेकर के चलते हैं। एक जो भारतीय स्रोत है उसको, भारतीय स्रोत को, भारतीय साहित्य इसके अंदर लेंगे हम, और दूसरा विदेशी विवरण। भारतीय साहित्य में जैसे कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, और वहीं पर अगर हम विदेशी विवरण की बात करेंगे तो मैगस्थनीज की एक बहुत फेमस किताब हुई जिसका नाम था इंडिका। ये हमें याद भी रखना होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने काल विभाजन की ओर। काल को किस तरीके से विभाजित किया गया। काल विभाजन, पूरे इतिहास को देखने के लिए आप देखते हो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कालों का विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि सबसे पहले सुविधा के अनुसार, ताकि चीज़ों को समझने के लिए सुविधा हम देख सकें। दूसरा समाज जैसे जैसे बदलता गया उसी के अनुसार हमने काल का विभाजन किया। समाज के साथ साथ संस्कृति भी बदली, तो संस्कृति भी हमारे काल विभाजन का एक अहम हिस्सा होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतिहास क्या है? कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास क्या है तो इतिहास को किस तरीके से डिफाइन आप करोगे? तो इतिहास को बताने के लिए आपके पास सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए अपनी, कि वैज्ञानिक तरीके से अपने अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। वैज्ञानिक तरीके से अपने अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये आपका ऐतिहासिक स्रोतों का हमने देख लिया। कल हमने बात की थी पाषाण काल की, पाषाण काल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पाषाण काल को, और आइए चलते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल की समयावधि मैंने बताया था कल 5 लाख BC से लेकर के 2000 BC तक का समय हम पाषाण काल के अंदर देखते हैं। ठीक है, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पहला पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका हो गया नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। साथ ही साथ बच्चों हम तीनों कालों की समय अवधि भी नोट करते हुए चलेंगे। पूरा पाषाण काल 5 लाख BC से 5 लाख BC से आपका 1000, 5 लाख BC से आपका 10,000 BC तक का समय जो है वो आपका पूरा पाषाण काल का आएगा। और 10,000 BC से लेकर के आपका 6,000 BC तक का समय जो होगा ये आपका मध्य पाषाण काल के अंदर आएगा। और 6,000 BC से लेकर कर 2000 BC तक, 2000 BC तक का आपका समय नवपाषाण काल में आएगा। जैसा हमने देखा था कि पाषाण काल की अवधि 5 लाख BC से लेकर के 2000 BC तक की है, तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल की शुरुआत 5 लाख BC से हुई और पूरा पाषाण काल 10,000 BC तक चला। उसके बाद 10,000 BC से 6,000 BC तक आपका मध्यकाल का समय आता है और 6,000 BC से 2000 BC तक आपने नवपाषाण काल देखा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ। देखिए, देखो सबसे पहले जो अनुसंधान हुआ, अनुसंधान यानी कि कहीं पर खुदाई की गई पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो सबसे पहले जो अनुसंधान किया था, ये अनुसंधान किया था रॉबर्ट ब्रसफुट। रॉबर्ट ब्रसफुट ने कब किया था? 1863 में। रॉबर्ट ब्रसफुट ने 1863 में पलवरम में क्या किया? अनुसंधान किया। यानी कि सबसे पहले जो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हमें जानकारी मिली वो रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा 1863 में पल्लवरम में अनुसंधान करने के बाद हमें वो जानकारियाँ मिलनी शुरू हुई। अब रॉबर्ट ब्रसफुट ने जब अनुसंधान शुरू किया तो उस अनुसंधान में उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली और किस आधार पे उन्होंने पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारियाँ जुटाई। तो देखते हैं उसके लिए। सबसे पहले जब उन्होंने अनुसंधान शुरू किया तो उन्हें कुछ पत्थर के उपकरण देखने को मिले, पत्थर के उपकरण। दूसरा, उन्होंने देखा कि भौगोलिक वितरण क्या है। भौगोलिक वितरण क्या है? भौगोलिक वितरण के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य हमको मिलते हैं। भौगोलिक वितरण के अंदर हम क्या देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य मिलते हैं। और तीसरा, उन्होंने जीवन यापन, किस तरीके का जीवन यापन उनका रहा होगा, जीवन यापन कैसा रहा होगा, उनकी संस्कृति कैसी रही होगी, इसके बारे में भी उन्होंने अनुसंधान करके कुछ आइडियाज अपने दिए। तो किसी भी काल को, पाषाण काल हो, नवपाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, उसे जानने के लिए सबसे पहले उस काल में किस तरह का पत्थर के उपकरण थे, कैसे कैसे उपकरण उन्होंने बनाए, भौगोलिक विवरण उनका क्या क्या था और जीवन यापन, उनकी संस्कृति कैसी थी, इस बारे में हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक विवरण। आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में जो प्रारंभिक मानव समुदाय था, यहाँ पर स्थापित होने वाला जो सबसे पहला मानव था, उसके जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल में प्रारंभिक मानव समुदाय में उपस्थिति के साक्ष्य जो हैं
भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े भूभाग से हमें मिले, जहाँ पर उन्होंने अनुसंधान किया। तो अब उन भूभाग के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से भूभाग थे जहाँ से हमें अनुसंधान करने के बाद भौगोलिक विवरण के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पाकिस्तान में जो है सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी से साक्ष्य मिले। उसके बाद जब पाकिस्तान की बात हो बच्चों और कश्मीर का जिक्र ना आए, पाकिस्तान की बात हो और कश्मीर का जिक्र ना आए, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो पाकिस्तान के पहलगाम से भी हमको साक्ष्य दिखाई देते हैं, कश्मीर के पहलगाम से। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में बेलन नदी घाटी से, यूपी में बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी का क्षेत्र अगर हम बात करें तो बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में जनरली इलाहाबाद से लेकर के, और बच्चों आप सभी को ये नाम सुन के हैरानी होगी कि ये बहुत पहला नाम है, मिर्ज़ापुर तक, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तक ये साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी से भी हमको साक्ष्य मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी से। गुजरात में साबरमती नदी से। तो बच्चों ये वे स्थान हैं जहाँ से पाषाण काल के बारे में अनुसंधान कर के साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। इसके साथ साथ कर्नाटक से भी मिले हैं और तमिलनाडु से भी मिले हैं, महाराष्ट्र से भी मिले हैं, आपका उड़ीसा से भी मिले हैं। तो बहुत सारी जगहों से साक्ष्य मिले हैं। बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से जो है पाषाण काल के तीनों युगों के, यानी कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही कालों के जो है प्रमाण मिले। और पाषाण युग के अधिशेष नदी घाटियों के ऊपरी हिस्सों में मिलते थे, क्योंकि मानव जो है वो नदी घाटियों के ऊपरी हिस्सों पर विस्थापित था, क्योंकि ज़मीनी इलाकों में जाने से उसे शिकार से खुद बचना होता था, क्योंकि उस समय का मानव जो है खाना बदोशी जीवन जीता था और शिकार पर ही आधारित था। इसलिए मैदानी इलाकों में शिकार कर पाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए नदी घाटियों के ऊपरी हिस्से पर ही मानव के रहने के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो आज भौगोलिक विवरण के बारे में हमने जाना है। कल हम उनके उपकरणों के बारे में जानकारी लेंगे, उनके जीवन यापन और संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी पाषाण काल को अच्छे से पढ़ने के लिए। धन्यवाद।